नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया में हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो संसद तो नई है लेकिन नफरत वही पुरानी है। जो चीजें आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आप गली नुक्कड़ और शायद रैलियों में जो बातें आप सुना करते थे, अब फर्क इतना है नरेंद्र मोदी के इस नए भारत के न्यू नॉर्मल में कि वो तमाम बातें आपको पार्लियामेंट के अंदर सुनने के लिए मिल रही हैं। एक इलेक्टेड एमपी दूसरे इलेक्टेड एमपी को इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है, जिसे जबान पे लाने में मुझे शर्म महसूस हो रही है। लेकिन मैं सोच रही हूं आज थोड़ी देर के लिए बेशर्म हो जाती हूं और आपको सुनाऊंगी भी, और मैं आपको बताती भी हूं कि कैसे जब चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर रमेश बिधूड़ी, जो कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, लोगों ने चुनकर उन्हें वहां भेजा है, वो कैसे दूसरे इलेक्टेड मुस्लिम एमपी दानिश अली के लिए किन अल्फाजों का वो इस्तेमाल कर रहे थे। ओ मुल्ले, कटुए, उग्रवादी, आतंकवादी, तू बाहर निकल, बाहर तुझे देखूंगा तक की धमकी उनको पार्लियामेंट के अंदर दी गई है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब प्रधानमंत्री ने स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया था सरकार ने, और एक 4 बार प्रधानमंत्री ने इस स्पेशल सेशन में भाषण दिया और उस भाषण में 75 साल के पार्लियामेंट्री इतिहास की गाथाएं बार बार गाई गई। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के भारतीय जनता पार्टी के ये एमपी हैं, कि क्या यही इतिहास है जो अब नई संसद में लिखा जाना है, कि जहां पर एक मुस्लिम एमपी को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी कहकर बुलाया जाएगा। और बेशर्मी आप ये देखिए कि जो दूसरे सांसद भारतीय जनता पार्टी के वहां पर बैठे हुए थे वो हंस रहे थे। रक्षा मंत्री ने जरूर इसको लेकर खेद व्यक्त किया, लेकिन दूसरे एमपी जो बगल में बैठे हुए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो हंस रहे थे वहां पर बैठे हुए। रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे बैठे हुए। ये मुसलमानों के लिए अब नॉर्मल हो गया है इस हिंदुस्तान में। आप यकीन जानिए कि इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल मेरे लिए भी और मेरे जैसे पत्रकार या जो मुसलमान है उनके लिए होता रहा है। मुझे भी मेरे वीडियोस और मेरे जो फेसबुक पोस्ट या फिर सोशल मीडिया पर मुल्ली, जिहादन, हलाला की पैदाइश, ये सब लोग लिखकर इसी तरह से चले जाते हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की ये कमाई है, ये उन्होंने कमाया है 10 साल में। जो सबका साथ सबके विकास का जो ढकोसला है, उसकी पोल लगभग हर रोज खुलती हुई नजर आती है। मैं आपको सुनाना चाहूंगी वो रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा है लोकसभा में। आपने बहुत बार सुन लिया होगा, लेकिन बार बार आप सुनिए, बारहा आप सुनिए, क्योंकि आपको सुनना चाहिए। यकीन करिए आपके कानों में। ये 2023 है और ये नरेंद्र मोदी के नए भारत की तस्वीर है, जहां ये सब कुछ न्यू नॉर्मल हो चुका है। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं। जब लिस्ट में रहे थे 1975 से लेकर अभी तक इसकी बात रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। अभी रोड पर रहे थे सर, इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 तो आपने सुना, बाहर देख लूंगा इस मुल्ले को, ये मुल्ला, ये आतंकवादी, ये सब कुछ कहा जा रहा है रमेश बिधूड़ी की तरफ से। दानिश अली को जो जनता के द्वारा चुनकर भेजा गया एक प्रतिनिधि है, और ये सब कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, जिस पार्लियामेंट को नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसमें ये सब कुछ हो रहा है। अभी अभी लोकतंत्र की दुहाइयां दी गई हैं, संविधान की दुहाइयां दी गई हैं, और आप ये देखिए उस न्यू संसद में क्या हो रहा है। घर बदल लेने से खसलत नहीं बदलती है, और यही जो खसलत है क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे
अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। डैनिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी इसलिए जी, सर अभी मैं बताना चाहता you हूँ, understood अधीर that? रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिस्ट Ali. पढ़ रहे थे। Danish उस Ali. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish लेकर Ali, अभी please sit तक, down. इसकी बात If नोट anything करते wrong- रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले If को, anything wrong, इसी if anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your seat. 1975 You take your से seat. अब If तक 52 you listen to chair, you take. तो आपने सुना, और माफ कीजिएगा कुछ तकनीकी कारणों की वजह से बीच में कुछ आप तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि दानिश अली ने क्या कुछ लिखा है, ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सब सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ले जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, तो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। ये लिखा है दानिश अली ने। और इसके साथ साथ ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल है और अब इसको लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कारण बताओ नोटिस जो है जेपी नड्डा और रमेश बिधूरी को जारी किया गया है दानिश अली की तरफ से, और लोकसभा स्पीकर को भी लेटर लिखा गया है कार्रवाई करने के लिए। क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने तो ये कहा है कि अगर ये रिपीट किया गया, वार्न किया गया, अगर ये रिपीट किया गया इसी तरह से तो कार्रवाई की जाएगी। तो अभी रिपीट होने का इंतजार शायद किया जा रहा है। इसको किस तरह से देखा जाए और क्या ये नए भारत में न्यू नॉर्मल है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अभिज्ञान प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब आरएलडी के लीडर हैं, उसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। और शिबा असलम फहमी साहिबा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। शाहिद सिद्दीकी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। आपने तो पूरा इतिहास आपने देखा है, आप खुद उसका हिस्सा भी रहे हैं, आप खुद एक एमपी रहे हैं। ये कहाँ रहा हिंदुस्तान? देखिए ये मैं नहीं समझता कि ये इंसल्ट या तौहीन दानिश अली की है। ये किसी मुसलमान की भी तौहीन नहीं है। मुसलमान तो आदी है, बचपन से हम सुनते आए हैं सब गालियाँ, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये इंसल्ट जो आज हुई है ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की हुई है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हुई है। ये जो गाली दी गई है, ओए ओए का जो इस्तेमाल है, ओए भड़वे, ये आपने पूरे हिंदुस्तान को गाली दी है, हिंदुस्तान के आइन को गाली दी है, हिंदुस्तान के संविधान को गाली दी है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को गाली दी है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को गाली दी है, खुद भाजपा को गाली दी है। और मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ है और जो शौक है कि वो डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनको मैं एक अच्छा समझदार बीजेपी का लीडर समझता था, मिनिस्टर सेंट्रल रहे हैं, दिल्ली में मिनिस्टर रहे हैं, साथ में रविशंकर प्रसाद जो लॉ मिनिस्टर रहे हैं, जिनकी मैं अच्छी खासी इज्जत करता रहा हूं आज तक और अपना दोस्त समझता रहा हूं। तो मुझे बहुत तकलीफ, सबसे ज्यादा जो शौक लगा कि ये लोग हंस रहे हैं बैठ के, ये उनको रोकते नहीं। अगर मैं होता पार्लियामेंट के अंदर और मेरी पार्टी का कोई आदमी इस तरह बोल रहा होता तो हम पीछे से उसकी गिरबान पकड़ के उसको नीचे बिठा देता और उसको मैं आगे बोलने नहीं देता और माफी मांगता हाथ जोड़ के पूरे सदन से उसकी जगह पर। यहाँ पे ये लोग हंस रहे हैं और उसके बाद बात पे, छोटी सी बात पे माइक बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे माइक नहीं कोई बंद करने की कोशिश कर रहा है। कौन लोग बैठे रहते हैं माइक पर सिर्फ उस वक्त बंद किए जाते हैं जब सरकार की निंदा की जाती है और जब गालियां दी जाती हैं। ये गालियां थी, ये सिर्फ मुल्ला कहने की बात नहीं है। मुल्ला तो बचपन से स्कूल में हमसे कहा जाता था। मैं जब पार्लियामेंट में था, राज्यसभा में, तो मुझे पाकिस्तानी कहा गया, मैं बहुत नाराज हो गया, वेल में चला गया था और पूरा सदन बंद हो गया था। और शेखावत जी ने उस वक्त जो हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने जो है उनको माफी मांगने पे मजबूर किया था और मैंने कहा था कि जब तक ये मेरे से आके माफी नहीं मांगेंगे मैं दोबारा सदन को नहीं चलने दूंगा। तो सदन नहीं चला तो सब साथ मेरे खड़े हुए थे। आज लोग साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, फर्क इतना है। और सब ये इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी तौहीन हमारी जमहूरियत की गई है, उस मंदिर की गई है जिस मंदिर का दुहाई मोदी जी देते हैं। और ये शर्मनाक फैल है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और साथ ये शख्स पार्लियामेंट में रहने के लायक नहीं है। अगर ये पार्लियामेंट में रहता है तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया हमारी पार्लियामेंट के ऊपर हंसेगी और थू थू करेगी। जी बिल्कुल।
अभिज्ञान जी, अभी इतिहास रच रहे थे प्रधानमंत्री, चंद्रयान की कामयाबी पर वाहवाही लूट रहे थे, G20 की कामयाबी पर, महिला आरक्षण बिल को लेकर, और उसी पार्लियामेंट में, जिसको वो लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसी पार्लियामेंट में उन्हीं की पार्टी के एमपी एक दूसरे चुने हुए एमपी को उसकी सिर्फ आइडेंटिटी तक रिड्यूस उसको करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कड़ी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक नोटिस लोग नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, भाषा का स्तर भारतीय सियासत में गिरता आ रहा है, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। इस कदर गिर जाएगा जैसे शायद सिद्दीकी साहब ने कहा, तो ये नई बात है और यकीनन ये बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देता है, क्योंकि अगर कोई भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करता हो, उसकी इज्जत करता हो, तो बहुत तकलीफ देता है। कार्रवाई किया जहां तक सवाल है, तो कार्रवाई तो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत भी साथ में यही है कि कोई ज्यादा कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होगी। सत्र बुलाया गया, सत्र में अपना गुणगान हुआ, चंद्रयान हुआ, G20 हुआ, महिला आरक्षण बिल तो कोई मेरे हिसाब से विषय ही नहीं है, वो तो बीजेपी की रणनीति की चर्चा हो जाए, जिस बिल की असली हैसियत 2039 में पता चलेगी, तो वो तो ड्रामा था कि मीडिया स्पेस ऑक्यूपाई करके उस पर बहस करे, तो वो तो कोई अनइम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, उसको मैं अहमियत देता भी नहीं हूँ। मैं लगातार पिछले 3 दिनों से इसको अलग अलग टेलीविजन नेटवर्क्स पे बोलता आया। तो महिला आरक्षण तो मेरे हिसाब से बस वोट कैच करने के लिए मिल जाए और महिलाओं को वोट, उसके अलावा उसमें कोई दम नहीं है जो बिल उन्होंने पेश किया है। अब आते हैं भाषा पर। जी। बड़ी बात जो शाहिद साहब कह रहे थे, अब जब हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद मुस्कुरा रहे कि एंडोर्स कर रहे हैं इस तरह की भाषा को, दो नेता, वो क्या है और बहुत अच्छे हैं और बहुत भले हैं, ये तो आज ही पता चल, नेता तो कोई भला नहीं होता, अक्सर ऐसा पाया जाता है। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि विधूड़ी, इनका हम पूरा इतिहास जानते हैं राजनीतिक, तो ये कितने शालीन व्यक्ति हैं पूरी दुनिया जानती है। तो इस तरह के आदमी 50 पार्ट से पहले तो बीजेपी में आए, अब चलो एमपी बन गए, अब जिस बैकग्राउंड से आए भाषा तो वही बोलेंगे ना। उन्होंने एक तरह से दिखा दिया ना कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, और साथ में बैठे दो नेताओं ने दिखा दिया हंस हंस के कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो मैं मानता हूं कि अभी तो बस ये यहां तक पहुंचा है, प्रधानमंत्री की मर्जी है, एक आध और विशेष अभी चुनाव में वक्त है, तो उसके इससे आगे क्या सोचा जा सकता है। अब और आप सोच लेते हैं और सोच लीजिए, उससे ज्यादा आशा कुछ नहीं, ये नोटिस वोट नहीं, ये देखिए उनका भाई बीजेपी बनी किस बात पर है, उसका बनने का मूल आधार क्या है, राष्ट्र के विकास के लिए बनी हो, उसका बनने का एक मूल आधार है, एक विचारधारा है, और वो है मुसलमानों पर, राइट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं मैं कोई नई बात बता रहा हूं कि कोई एकदम नया एंगल मैंने पेश कर दिया। तो ये 1925 में बनी थी आरएसएस, तब से लेकर उसका आधार है। अब उससे जुड़े लोग जो है वो उसी भाषा को बोल रहे हैं। कोई अगर तगड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जो कि मुझे नहीं लगता होगी, तो ये भाषा इसके आगे और जाएगी, गंदी होगी और खराब होगी, यही सिलसिला चलता रहेगा। लोग देख के देश के हंसेंगे, संसद में ये होता है। तो आप सोचिए पॉलिटिकल क्लास से लोगों का विश्वास किस कदर उड़ जाएगा। जी बिल्कुल। शिव जुबान में की गई शरीकी जितने भी पार्लियामेंट नहीं। बुशरा जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद मेरे ही पास हो रही है, सब तरफ हो रही है। जो भारतीय जनता सबके पास ब्रेक हो रही है। जी बुशरा जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। इससे
शीबा आप अपनी बात कह दें इस मसले पे। जी, मेरे ख्याल से नेटवर्क का बड़ा मसला है बुशरा साहबा की तरफ। देखिए जी, ऐसा है मेरे लिए ये मामला सिर्फ एक इंसान की बेइज्जती का कतई नहीं है, ये एक रुझान है, ये पूरे समाज का एक रुझान है जो घरों में बैठ के बातें हुई, फिर सड़कों पे हुई, फिर थानों में पहुंची, फिर मीडिया में पहुंची। वो मुझे तो कल यही लग रहा था मैं गोदी मीडिया का कोई चैनल देख रही हूँ शायद, जहाँ पर ये मौलाना बैठ जा और ये आतंकवादी और यही सब तो इतने दिनों से कहा जा रहा था मुस्लिम पैनलिस्ट को, और फिर उसके बाद ये अब संसद में भी पहुंच गई है। आप याद कीजिए कि डेरेक ओब्रायन को या संजय सिंह को या राघव चड्ढा को किस लिए सस्पेंड किया गया था, कितनी सी बात पे, मतलब मणिपुर का मुद्दा उठाया सस्पेंड। मोदी राहुल गांधी को ये कह दिया कि वो 3-4 चोर मोदी क्यों हैं, इस बात पे सस्पेंड। अभी जो बात कही गई है, जो जो शब्द हैं, वो सारे शब्द व्यक्ति सूचक नहीं है, वो पूरा का पूरा समाज सूचक शब्द कहे गए हैं, और इन समाज सूचक शब्दों को हम किसी भी तरह से हम कबूल नहीं करेंगे। ये भारत के लोकतंत्र की बेइज्जती है, जैसा कि शाहिद साहब ने कहा, लेकिन ये भारत के मुसलमानों की और पूरे इस दुनिया के मुसलमानों की भी बेइज्जती है, और इससे आप अब मुंह नहीं चुरा सकते कि इस्लामोफोबिया भारत में अपने शबाब पर है। अब इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई कहीं से भी शुरू हो जाता है और कुछ भी कह गुजरता है। आपको याद होगा अभी थोड़े ही दिन पहले एक महिला मुसलमान कह के अपने अब जो स्कूल चलाती वहां बच्चों से बच्चों को पिटवा रही थी। मुसलमान का नाम ढूंढ ढूंढ करके 3 अलग कोचेस में एक सुरक्षा कर्मी ने वर्दी की अपनी सर्विस राइफल से मुसलमानों को गोली मारी। ये सब क्या हो रहा है? और ये साउथ दिल्ली का सांसद है ये आदमी, जो कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, जहाँ शायद ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो ज्यादा बड़े नाम रहते हैं, ये लोग इस आदमी को चुन के भेज रहे हैं। तो अब ये जो फर्क है कि अंदर शाइस्ता लोग शाइस्तगी के साथ जो अंदर बैठ के बात कर रहे थे कि मुसलमानों का तो कुछ करना पड़ेगा, ये यही पहुंचा है, और किसी भी तरह का मुगालता नहीं। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि कल से आज तक मायावती चुप है। मायावती ना हाथरस की दलित बच्ची के लिए बात कर पाई, ना अपनी पार्टी के सांसद के लिए कुछ कह पाई। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले आकर के, लेकिन उस पढ़ने में 2 लाइन अगर वो दानिश साहब के लिए भी कर देती तो फिर क्या होता? उनका कौन सा वर्ग, उनका कौन सा वोट बैंक नाराज हो जाता, या वो किसे खुश कर रही है? तो ये पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ जिसे कहते हैं। केचुल बदल के इंसान समझता है कि सांप बेहतर केचुल में आता है। यहाँ तो पुरानी बिल्डिंग से नए सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग में आने के बाद इन लोगों ने ज्यादा कीचड़ लपेट लिया है। क्या कर रहे हैं? एक दिन पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ इन्होंने किस तरह की बदतमीजी की, उसी संसद से। वहां से उन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तानी हो। उन्होंने वहां डांट लगाई। लगातार संसद में ये हरकतें हो रही मुसलमानों के खिलाफ, और ये यही नहीं हो रही, ये रेडिएट कर रही है। आप देखिए ना, आज की खबर है, ऑस्ट्रेलिया के अखबार की खबर है, न्यूजीलैंड में कल यूके में हुड़दंग करते हुए भगवाधारी पकड़े गए और गिरफ्तार हुए। यूएस और कनाडा में भी चल रहा है। ये हम हिंदुइज्म का कौन सा रूप देख रहे हैं, जो बड़े अच्छे, सभ्य, शालीन, वेजिटेरियन, नॉन वायलेंट, ये सारी छवि जो बनी थी पूरी दुनिया में, ये सब कैसा ये ढोंग था, और कौन से ये पीढ़ी आ गई है? कैसे जो मिड एज, मतलब विधुड़ी साहब हमसे उम्र में बड़े हैं, आप ये सोचिए, ये जो कुछ उनको इस भारत ने दिया था वो सारा भूल करके सिर्फ 10-12 साल में उन्होंने ये सुर अपना लिए, और ये पूरे समाज को क्या हो गया है? तो ये समाज से सवाल है कि लोगों को बुरा नहीं लग रहा है जब सोशल मीडिया पे, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स है, टग ऑफ वॉर है, इस वजह से चीजें सामने आ जाती हैं। वरना राजनाथ सिंह का बयान आप देखिए, कितना शर्मनाक बयान है। बयान ये है कि अगर किसी को बुरा लगा तो उसको संसद की कार्रवाई से, या अगर मगर क्या होता है? बहरे हैं, अंधे हैं, सुनाई नहीं देता है हमें? क्या है वो? और हमारे जो पीठासीन चेयर पे जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? पीछे बैठे हुए डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, ये कौन लोग थे? हम इनको पहचाने ही नहीं बिल्कुल। हम हिंदू समाज को भी नहीं पहचाने, हमें पता ही नहीं था इनके अंदर इतनी गंद, इतनी बदतमीजी भरी हुई है, इतनी नफरत करते हैं ये लोग। ये कोई नई भाषा नहीं उन्होंने सीखी कि उसी समय उन्होंने डिक्शनरी खोली और सीख ली। तो ये जो भारत का जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रहे हैं, ये रिडेम्पशन इसका होगा नहीं, इसका कोई खामियाजा आप इसको कर नहीं पाएंगे।
अपने आप को इस हद तक एक्सपोज कर देना सारी दुनिया के आगे, हम शर्मिंदा हो गए कि हमारे देश के बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं। हम अगर कभी किसी पाकिस्तानी, ईरानी या यूएई वाले से बात करें तो हमें डिफेंड करना पड़ेगा इनको, हम नहीं मान सकते कि ये लोग ऐसे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक दौर है। हमें मोदी साहब की स्टैंप है इस पूरे में, मोदी साहब की पॉलिटिक्स की स्टैंप है। जिन जी लोगों को लगता था, बहुत से लोगों को ही लगता था कि नहीं नहीं वो तो सिर्फ विकास और ये सब और उग्र राष्ट्रवाद, ये उग्र राष्ट्रवाद नहीं है, इसकी बुनियाद में हेट्रेड है, उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल। शाहिद साहब, क्या आप, जी आपको मेरी आवाज मिल रही है शाहिद साहब? मेरा सवाल आपसे जी ये जी है मिल रही। कि क्या आपको लगता है कि जी कि लगातार, चाहे हम पार्लियामेंट के अंदर हमें ये देखने के लिए मिला, लेकिन पार्लियामेंट के बाकी जो हेट स्पीचेस हमें सुनने के लिए मिलती हैं, जो महासभाएं की जाती हैं उनके नाम पर, जो खुले तौर पर जंतर मंतर से लेकर तमाम जगहों पर कम्युनिटी के खिलाफ तरह के कॉल खड़े होकर वहां से दी जाती है और कई कुछ नहीं होती। आपको लगता है इसीलिए हर किसी की हिम्मत पार्लियामेंट के अंदर अब हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर तो पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि इसीलिए हिम्मत इतनी बड़ी हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमानों का कोई खैरख्वाह है ही नहीं। आप उन्हें कहकर निकल जाइए, कार्रवाई तो दूर की बात, आपको मालाएं पहनाई जाएंगी और आपका महिमा मंडन किया जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो जहर फैला रहा है वो हमारा मीडिया फैला रहा है, और उस मीडिया के अंदर खुले आम ये कहा जाता है कि इनको खत्म कर दो, इनका नामो निशान मिटा दो। वो एक चैनल है जो मक्के मदीने पे बम गिराता दिखाता है, उसको बर्बाद होते दिखाता रहता है। इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन कोई सरकारी एजेंसी, और प्रॉब्लम सिर्फ सरकार की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, जुडिशरी की भी है। वो जुडिशरी कहीं पे भी कहती है कि बेल जो है रूल होना चाहिए, बेल हर एक को मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आपका नाम, आपका लिबास एक है, आपका नाम कुछ और है, तो आपको 3-3 साल बेल नहीं मिल रही है, जबकि कोई केस नहीं बन रहा, कोई चीज नहीं बन रही। बच्चे जो हैं 10-10, 15 साल बाद निकलते हैं, पता लगता है कोई केस था ही नहीं, लेकिन 15 साल जेल में उसको रहना पड़ा। तो ये जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, मीडिया हो, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एक तरह से फैशिस्ट तरीके से काम कर रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि मुझे मुसलमान से ज्यादा हिंदुस्तान की फिक्र है। मैं मुसलमान होने के नाते, जैसा कि मैंने कहा, मैं तो बचपन से, मैं स्कूल में था तो मुझे मुल्ला कहा जाता था, मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ती थी उन्हें मुल्ली कहा जाता था, हमें पाकिस्तानी कहा जाता था। आज हमारे बच्चों का, मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको भी वही सुनने को मिल रहा है, वो तब्दीली नहीं आई, उनका एक आतंकवादी भी ऐड हो गया। हमें आदत हो चुकी है, हमें तकलीफ नहीं होती, हमें शर्म आती है इन लोगों के ऊपर, रहम आता है इनके ऊपर, क्योंकि इनकी सोच के ऊपर। लेकिन जिस तरह जहां आप मुल्क को ले जा रहे हैं, जहां आप जिस तरह से एक अंधे कुएं में ले जाके मुल्क को फेंक रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में आज, जैसा शीबा ने कहा, बदनाम हिंदुस्तान हो रहा है। हिंदुस्तान की जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। इंस्टीट्यूशन से बनता है कंट्री, इंस्टीट्यूशंस अगर कमजोर हो जाते हैं तो कंट्री चलता नहीं आगे। अगर आज अमेरिका में डेमोक्रेसी सर्वाइव की 250 साल, इंग्लैंड में 800 साल, 1000 साल डेमोक्रेसी बढ़ती गई है, डेवलप होती गई, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, किसी एक फर्दे वाहिद की वजह से नहीं। और बड़े से बड़ा डिक्टेटर आ जाए अमेरिका में या इंग्लैंड में, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस उसको बांध देंगे, चेन का काम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जब इंस्टीट्यूशन कमजोर हो जाते हैं तो बड़ी आसानी से कोई भी आदमी डिक्टेटर बनकर पूरे सिस्टम को डिमोलिश कर सकता है। तो खतरे में हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम है। जैसा मैंने कहा था पहले भी कि संविधान हमारा खतरे में है, इसलिए मुसलमान की फिक्र छोड़िए आप। मुसलमान तो जो है, मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा और मुसलमान इससे निकलेगा। हम तो आग में तप के निकल रहे हैं, और मैं तो समझता हूं कि एक तरह से हमारे लिए बेहतर हुआ, हम सो रहे थे, हमें जगा दिया है पूरी तरह से, और जाग के हमारे अंदर जो एक जज्बा आ रहा है तालीम का, बेहतर होने का, हम बेहतर होंगे, दूसरों से 1000 गुना बेहतर होंगे। किसी भी माइनॉरिटी की तरह दुनिया में हर माइनॉरिटी मेजॉरिटी से बहुत आगे रहती है, लेकिन तब आगे रहती है जब एहसास कर लेती है कि मुझे 21 होना है, 19 होके मुकाबला नहीं कर सकता। तो मुसलमान अब 21 होने की तरफ बढ़ रहा है, और मुझे यकीन है कि अगले 20 साल के अंदर मुसलमान जो है हिंदुस्तान में सबसे आगे निकल जाएगा, सबको पीछे छोड़ देगा। नुकसान हिंदुओं का होने वाला है,
नुकसान इस कंट्री की मेजोरिटी का होने वाला है। जिस तरह मुसलमान जो आईएसएस था, तालिबान थे या अलकायदा थी, उसने मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाया, मुस्लिम सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया। ज्यादा मुसलमान मारे, अगर एक गैर मुस्लिम मारा है तो उसके बदले में 100 मुसलमान मारे हैं। पूरा सीरिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, ईरान तबाह हुआ, पूरा गल्फ के अंदर नुकसान पहुंचा। तो आज वही काम ये लोग कर रहे हैं जो कि हिंदू धर्म को और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिसका हिंदुस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी और भारी भारी नुकसान होगा। आप एक जहां ले जा रहे हैं वहां पे हमारा जो होगा सो होगा, लेकिन आप एक ऐसे खूनी रास्ते पे ले जा रहे हैं कि जिसका नुकसान हिंदुस्तान को बेहद होगा और जिसकी कीमत अगले 20-30 साल चुकानी पड़ेगी हिंदुस्तान को। और जो हम जिस रास्ते पे जा रहे थे कि हम तीसरी पावर बनने वाले हैं, चौथी बनने वाले हैं, बगैर सोशल पीस के कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता दुनिया के किसी भी कंट्री में। जब आपका सोशल पीस खत्म हो जाता है तो फिर वो कंट्री तबाह होता है, वहां की इकोनॉमी तबाह हो जाती है। तो हमारी इकोनॉमी पे जो समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में $5 बिलियन की, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी और फला बन जाएगी, वो नहीं होगा अगर आप यही करते रहेंगे और इसी तरह से नफरत के बीज बोते रहेंगे। तो नफरत से जो फसल काटेंगे वो फसल आपके लिए जहरीली होगी। मेरे लिए तो जो नुकसान है वो होगा, लेकिन आपको ज्यादा होगा। मैं तो इस नुकसान से फायदा उठाने वाला हूं, आपका नुकसान नहीं ठीक होगा। अभिज्ञान जी, आपको क्या लगता है ये इतनी हिम्मत आती कहां से है कि आप एक इलेक्टेड एमपी को इस तरह से खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर ये सब कुछ कहें? क्या हिम्मत इसलिए आती है कि किसी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उन्हें लगता है ऐसा करने पर उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा, जैसे पहले हम देखते आए हैं? और यही वजह है कि अगर एक वो मुस्लिम एमपी है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर आम मुसलमान हो, उसको आप कुछ भी कह लीजिए और बच के निकल जाइए। अनम्यूट कर लीजिए अभिज्ञान जी, अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। जी अभिज्ञान जी, आप शायद आप इसको रिकनेक्ट कर लीजिए। शिवा साहिबा, सेम सवाल मैं आपना चाहूंगी। I lost the screen. शाहिद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही है शिवा साहिबा आपसे, जी हाँ। शिवा साहिबा, आपसे मेरा सवाल यही है, क्या आपको लगता है कि ये दानिश अली की एक तरह से जुबानी लिंचिंग जो है वो की गई है पार्लियामेंट में? बेशक, बिल्कुल यही हुआ है। और ये दानिश साहब के जरिए एक मैसेज दिया गया है कि तुम अगर पार्लियामेंट में हो तो अपनी औकात में रहो, अपनी हदों में रहो, तुम नहीं बोलोगे। आपने देखा वही आदमी, वही सांसद जो है वो अधीर रंजन चौधरी साहब का नाम कैसे ले रहा था, उसी सांस में अधीर रंजन जी कह रहा था और दानिश अली के साहब के लिए गालियां दे रहा था। ये कितना बुनियादी फर्क है। और उसने छुपाया नहीं है, उसने ये बताया है कि मुसलमान हो, बैठने दिया है तुमको, अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, तुम नहीं बोलोगे, गुलदस्ते की तरह सजे रहो, जिससे कि दुनिया को ये भ्रम रहे कि भारत एक लोकतंत्र है जिसमें मुसलमानों को भी संसद में जगह मिलती है। ये जो भ्रम है ये टूट रहे हैं। और ये जो आपने बहुत सही लफ्ज का इस्तेमाल किया है कि ये लिंचिंग है, और ये लिंचिंग बहुत देर से जारी है। हम लोग इसको नोटिस, शायद हमें इस खास वाक़ये का, इस हादसे का इंतजार था कि हम इस पर बात करें, क्योंकि मीडिया में जिस तरह की लिंचिंग हो रही थी लगातार, तब कोई भी सियासी दल बोला ही नहीं था। कल मैं मेरी दोस्त हैं आरफा खानम, उनका एक वक्तव्य सुन रही थी और वो कह रही थी कि ये पूरा का पूरा मामला आप यहाँ से समझिए कि जब तक मुसलमानों को गालियां दी जा रही थी तब तक किसी भी दल ने इन एंकर्स का बहिष्कार नहीं किया। जब उनके लिए वजूद का मसला खड़ा हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया, तब जाकर के इन्होंने बहिष्कार किया। क्या इनको दिख नहीं रहा था? इन सारे दलों को देख, क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ 9% यादव और 19% 20% मुसलमान वोट से वो हर बार उनकी ताजपोशी होती है? एक बार भी अखिलेश यादव ने कहा ये कि नहीं, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा? आप चैनल्स पे ये कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा मीठे बने रहे इस पूरे नफरती माहौल के साथ।
इसी तरह से कांग्रेस का मामला, इसी तरह से बाकी दलों का मामला है, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बाकी पार्टियां हो। तो इन लोगों के सामने जब इनको लगा कि अब ये हमें भी खा जाएंगे तब, लेकिन मुसलमानों की बेहुरमती, बेइज्जती, इस्लाम की बेइज्जती, इस मुसलमान औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जो उनके बुरखे नोचे जा रहे थे उसका जस्टिफिकेशन, सुल्ली बाई बुल्ली डील हो रही थी मुसलमान लड़कियों की, कठुआ हुआ, और इन सब पर जस्टिफाई करने, आपको याद है बिल्किस बानो का जब अपराधियों को छोड़ा गया, बलात्कारियों को छोड़ा गया, तो क्या क्या किस किस तरह से बातें हो रही थी। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये माहौल बनने में एक मदद की है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये अब ये रोग, ये वायरस बहुत बुरी तरह फैल चुका है, और ये इसकी बुनियाद में आरएसएस है। आरएसएस की 100 साल की मेहनत है। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी महिला की इज्जत के लिए, चाहे वो हिंदू ही महिला क्यों ना हो, किसी महिला की इज्जत के लिए आरएसएस खड़ी हो। सोनिया गांधी की तस्वीरें मॉर्फ करके मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ गंदी तस्वीरें बनाई गई और वो जारी की गई। उसके साथ साथ पंडित नेहरू को उनकी बहन के साथ तस्वीरें गंदी बना करके जारी की गई। महात्मा गांधी के साथ हुआ। ये आरएसएस की देन है, और आरएसएस इसका सरचश्मा है, ये वहां से शुरू होता है। अफसोस है कि बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज ने समझा था कि ये उनको नहीं डसेगा, और जब उनके ऊपर क्राइसिस आया तब वो बोलना शुरू किए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये बहुत आपने वाजिब बात यहाँ पर रखी है। अभिज्ञान जी, क्या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जितनी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी, जितना समाज ये बटेगा, उतना ही उनका वोट कंसोलिडेट होगा और उनको फायदा मिलेगा? 2014, 2019 में यही सब कुछ हुआ। बुलडोजर की सियासत, 80-20 की बात, कब्रिस्तान शमशान, और इन तमाम चीजों पर उनको फायदा मिलता रहा है। तो जो विदुड़ी कर रहे हैं पार्लियामेंट में, उनको तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। बस सिर्फ शायद हैरानी इसलिए हो रही है, और हैरान भी नहीं होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में हो रहा है। अभिज्ञान जी, शाहिद साहब आपसे लूंगी मैं ये सवाल। मैं तो बोल चुका हूं इस पे सारी बात, लेकिन दिक्कत वही है कि एक सोच बन चुकी है, एक सोच है जो कि ये समझती है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें रोजगार देने की जरूरत नहीं, हमें इकोनॉमी को बेहतर करने की जरूरत नहीं, हम इलेक्शन के वक्त से मुसलमान को गाली देकर पावर में आ सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। ये एक सोच बन गई है, और ये सोच जो है आगे बढ़ती जा रही है। तो मसला सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे समाज के अंदर कहीं बहुत भारी जड़ों तक खोट पहुंच चुकी है, और वो खोट जो है बड़ी गहरी है, बड़ी खौफनाक और बड़ी खतरनाक है। तो उसके नतीजे में जो ये नफरत की फसल पैदा हुई है, वो फसल जो है अब ये काट रहे हैं मोदी जी और बीजेपी, तो उस फसल को काट रही है। ये फसल तो पिछले 70 साल से आहिस्ता आहिस्ता बनती चली गई इस मुल्क के अंदर, और हमारे सेकुलर लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैंने तो मुल्क में इतने दंगे शायद किसी और ने नहीं कवर किए होंगे जितने मैंने किए हैं, कि भिवंडी जलगांव से लेके और अहमदाबाद और बड़ौदा से लेके और बिहार शरीफ और रांची और भागलपुर और मलियाना हाशिमपुरा से लेके और मुजफ्फरनगर अलीगढ़ तक मैंने सारे फसादात में गया हूं, कवर किए हैं। और मैंने सारी माफ करें सेकुलर पार्टियों को भी देखा है, कहीं किसी को सजा नहीं मिली, कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये होता रहा। तो आज जो है जो नफरत की हमने फसल बोई है पिछले 70 साल में, उसको काट रहे हैं बीजेपी वाले, उसको काट रहे हैं मोदी जी, और ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसका नुकसान हमें तो हो रहा है 70 बरस से, उसके बावजूद हमें कोई रोक नहीं पाया। देखिए मुसलमान जो है वो इस आग में जल के लोहा बन के निकल रहा है, बेहतर हो रहा है। हमसे सरकारी नौकरियां नहीं मिली, हम तो अपना मजदूरी करके, अपने काम करके, हम पंक्चर लगा के तरक्की कर रहे हैं। हमारे पंक्चर वालों के बच्चे जो हैं आज हर मैदान में आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो माइनॉरिटी होती है, वो चाहे सिख माइनॉरिटी हो, जैन माइनॉरिटी हो, यहूदी माइनॉरिटी हो, ब्लैक माइनॉरिटी हो, पूरी दुनिया की हिस्ट्री आप देख लीजिए, माइनॉरिटी जो होती है वो हमेशा आगे जाती है। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा था कि ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। और हद से जब ज्यादा हो जाता है, पानी हद से ऊपर हो गया है, और इसका नुकसान
खुद बीजेपी को होगा, इसका नुकसान हिंदुस्तान को होगा, हमारी इकोनॉमी को होगा, हमारे देश को होगा। ये सबसे बड़ी खराबी है और इसको मैं नहीं समझता कि कोई एक्शन ये लेने वाले हैं। जैसा कि मुझे हैरानी हो रही है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो कड़ी निंदा करने के माहिर हैं, उन्होंने इस पे कड़ी निंदा भी नहीं की। उन्होंने कहा कि अच्छा देखेंगे, अगर किसी को तकलीफ हुई है तो उस पे भाई छोड़िए मुल्ला, छोड़िए भाषा को, ओए 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 करके पार्लियामेंट में आप बात करेंगे, ओए ओए सुनिए। तो सड़कों पे गुंडे भी इस तरह बात नहीं करते, मवाली इस तरह बात नहीं करते हैं आजकल, और आप जो है उस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बात करें तो पार्लियामेंट की गरिमा को आपने नुकसान पहुंचाया है। जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये मुसलमान के मुंह पे तमाचा नहीं है, ये भारत के संविधान के मुंह पे आपने तमाचा मारा है। और अगर इस पे एक्शन नहीं होता, अगर इसकी सदस्यता जो है वो रद्द नहीं की जाती, इसको बाहर नहीं, जैसा राहुल गांधी के खिलाफ किया था, आप इनको बाहर कीजिए। अगर ये बाहर नहीं होता ये शख्स, तो मैं समझता हूं कि शर्म आएगी पूरे हिंदुस्तान को दुनिया के सामने। बिल्कुल। अभिज्ञान जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिज्ञान जी का जो है वो जी, उनकी वीडियो के साथ जी प्रॉब्लम हो रही है। शिवा साहिबा, आप शायद कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, और मेरा सवाल भी है आपसे कि सुबह से हम ये देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, ये वीडियो वायरल है, वीडियो सामने आ गया और उसको महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर दिया और ये वायरल हो गया और ये तमाम चीजें हमारी आंखों के सामने आ गई। अगर वो पहला ही ट्वीट नहीं हुआ होता तो शायद ये हमारे सामने ये चीज आती। हमने उससे पहले देखा, अभी शाहिद साहब कह रहे थे ओए ओए, तो दीदी तो खुद नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं से करते रहे हैं, और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल खुद नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री करते रहे हैं वो हम सबके सामने है। तो ट्रेनिंग जहां से मिलती है वहीं से ये स्टूडेंट जो है जहां से निकल कर आते हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है। 80-20 की बात, शमशान कब्रिस्तान की बात, या फिर बुलडोजर की वो सियासत, वो सब कुछ हमारे सामने है। शिवा जी, हमें ये ताज्जुब क्यों हो रहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है? क्या इसलिए हो रहा है कि ये पार्लियामेंट में हो रहा है? क्योंकि जब एक टीचर एक बच्चे को मुसलमान होने की वजह से घंटों पिटवा सकती है, जब एक जवान मुसलमान होने की वजह से लोगों को ट्रेन में मार सकता है, जब खुले तौर पर इस तरह से हेट संसद जो है वो की जा सकती है, जब चुने हुए प्रतिनिधि जब कोई लिंच करके जब पकड़े जाते हैं, लौट कर आते हैं, उनको मालाएं पहनाकर मिठाइयां खिलाई जाती हैं, तो ये इस पर हम क्यों इतना ज्यादा ताज्जुब कर रहे हैं? व्हाट अ पिटी हम लोग अभिज्ञान प्रकाश साहब को नहीं सुन पाए। आई एम श्योर वो बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखते और नए पहलू खोलते। बहरहाल अभिज्ञान साहब, आप दोबारा ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको सुनना अच्छा लगेगा। जो बुशरा आप जो कह रही हैं ना, वो आप देखिए, चोर चोरी करे समझ में आता है, पुलिस उसको पकड़े, एक न्यायिक प्रक्रिया हो, उसको वकील उसको सजा दिलाए और कोर्ट उसको सजा दे, ये है नॉर्मल। हमारे यहाँ पुलिस, वकील, जज, ये सब हिंदुत्व में के इस नफरती एजेंडे में मुलव्विस हैं। चोर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, और अब पार्लियामेंट भी। तो ये जो फर्क है, ये जो देखिए हिंदू राष्ट्र का जो ये हवन चल रहा है ना, उसमें सबका कैरेक्टर का जो असैसिनेशन हो रहा है, जो अश्लीलता उनके किरदार में आ रही है, ये भी तो मुमकिन था ना कि हिंदू राष्ट्र बनता और वो इतना उम्दा होता कि लोग मिसाल देते कि हिंदुओं के हाथ में जब सत्ता आई और हिंदू विधि से अगर कोई शासन बना तो वो इतना उम्दा था, वो सबके लिए कल्याणकारी था, परोपकारी था, उसमें निर्लजता नहीं थी, उसमें अश्लीलता नहीं थी, वो दयालु था। ये सब भी तो मुमकिन था। आपके पास एक राष्ट्र था, आप उसको मॉडल राष्ट्र बनाइए, और ऐसा बहुमत दिया जनता ने कि आप जो अच्छी बात करना चाहते करते, किसी भी नीति के लिए, नियम के लिए, पॉलिसी के लिए आपको कोई रुकावट नहीं थी, रोक ही नहीं सकता था कोई आपको। तो आप जो चाहते करते, आप 370 जैसे हटा सकते थे। आपने तय क्या किया? आपने गुंडागर्दी तय की, आपने हिंदू समाज को कुछ नहीं दिया सिवाय अपराध करने के अधिकार के, सिवाय लिंचिंग के अधिकार के। तो वो जो जबानी लिंचिंग है, क्योंकि वहां सिर्फ जबानी लिंचिंग हो सकती थी, वहां और हथियार जा नहीं सकते हैं, लेकिन कल उनका जो रवैया था, उस आदमी ने बाकायदा धमकी दी है कि बाहर देख लूंगा। तो वो ये बता रहा है कि जैसे एक दिन आपको याद होगा
टेनी महाराज ने कहा था कि जो लोग हमें सांसद और इससे जानते हैं वो ये ना समझे हमारा इतिहास जाने जाके, और उन्हें पता चलेगा। जब उसने किसानों पर उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी थी और लोग उस पर बात कर रहे थे, तो उसने ये बात कही थी। तो अपराधियों को जमा कर लिया है, हिंदू नाम के अपराधियों को जमा कर लिया। कितने प्रतिशत अपराधी इस नए संसद भवन में कल जा करके ठाठ से बैठे, हमारे और आपके, मुसलमानों के, पंचर पुत्रों के, टैक्स पेयर के पैसे से ये जो अदालत और ये जो संसद चल रही है ना, ठाठ है ना, इसमें अपराधियों को बिठाया गया है। और वो अपराधी कौन है? तो ये जो सवाल, बुनियादी सवाल है, यही सबसे बड़ी बात है। हम लोग तो इस पर बात करते थे पिछले, हमेशा से हम कांग्रेस विरोधी हैं। हम इस पर बात करते थे कि शिक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ा, हेल्थ बजट क्यों नहीं बढ़ा। आज हम ये सोचते हैं कि अरे बुनियाद हम जहां से हम शुरू हुए थे हमारा वो बच जाए, जो मतलब उन्होंने वो हल कर दिया है कि सब कुछ, हर अच्छी बात भारत के समाज की जो है वो ले ली है। अब हम बिल्कुल चिंदियों के लिए हम रो रहे हैं कि संसद में कम से कम अच्छी बात हो जाए, संसद गाली गलौज से बच जाए। तो ये मिला है मोदी काल में हमें, ये रेखांकित करने की बार बार जरूरत है। जी बिल्कुल। और बार बार नरेंद्र मोदी जो है 75, जी जी मैं एक बड़ी मतलब तकलीफ दे बात सामने आ रही है अभी कि जी दानिश अली बहुत खास थे देवगौड़ा जी के, और वो उन्होंने सियासत में इन्हें आगे बढ़ाया और उन्होंने टिकट उनको दिलाया था मायावती से कह के। तो अभी अभी खबर सामने आ रही है मेरे कि उनके जो साहबजादे हैं, क्या नाम है उनका, वो अमित शाह से मिले हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो है एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं। तो जनता दल सेकुलर कहलाने वाला, जिसकी सारी जीवन सेवा की दानिश अली ने, उस दानिश अली के मुंह पे एक तमाचा इन्होंने भी मारा है। कम से कम एक आध दिन रुक जाते, क्योंकि दानिश अली की बहुत कुर्बत थी देवगौड़ा जी से और इस पूरे परिवार से। तो ये मुझे अभी हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। अभी अभी ये खबर जो है मेरे सामने आई कि उन्होंने अभी ऐलान किया है कि हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने कहा यही मैं बता दूं कि ये एक और तकलीफ बात है कि जो सेकुलर कहलाने वाले हैं, ये सेकुलर कहलाने वाले भी कुछ नहीं करते। जी 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 बताएं शीबा। जी जी शाहिद भाई, किसी से कुछ बैज नहीं है। आप जिस पार्टी में वो भी उधर जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ये वो दौर है जहाँ ये अफसोस है, यही अफसोस है कि हम सब, हमें चिंता होती है आप लोगों के लिए कि मुंह बचाना मुश्किल कर देंगे ये लोग। नहीं शीबा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मैंने तो सबको अंदर से देखा है। लिख रहा हूं मैं आजकल अपने मेमोयर, जब छपेगी तो बहुत हंगामा होगा। बहुत जिनको आप अपने सर आंखों पे बिठाते हैं, जन सेकुलर लोगों को, उनकी अंदर की बातें मैंने इतनी भयानक, खौफनाक, तकलीफ दे और शर्मनाक देखी हैं कि मैं लिखते हुए मेरा कलम कांपता है। मैं लिखता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, फिर सोचता हूँ ना लिखूं, फिर कहता हूँ कि ईमानदारी से मेरी जिम्मेदारी है तारीख के लिए कि मैं उन बातों को लिखूं, क्योंकि मैं कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन भी रहा, समाजवादी पार्टी का 9 बरस में जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, और मेरठ हाशिमपुरा के दंगे के बाद मैंने हाथ जोड़े इनके सामने कि कम से कम प्रमोशन रोक दो पीएससी वालों का, जिन्होंने गोली मारी है बच्चों को ले जाके, ड्रॉट नहीं हुआ, ले जाके नहर में गोली मारी है, प्रमोशन तक नहीं रोका गया। हमारे जो सेकुलर लीडर हैं उन्होंने प्रमोशन तक नहीं पीएससी के उन अफसरों का रोका कि हिंदू ना नाराज हो जाए। तो हम किस सेकुलर देश की बात कर रहे हैं? मैं तो बहुत पहले समझ चुका हूँ, बिल्कुल मजबूरी और मैं कुछ काम अभिज्ञान जी के पास जी अभिज्ञान जी शायद अभिज्ञान जी, हाँ जी अभिज्ञान जी आप अपनी बात को रखिए। सवाल मैंने आपसे कई पूछे लेकिन आप तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पाई, आपका नेटवर्क डाउन। आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि आपको कोई ताज्जुब हुआ जब आपने ये वीडियो देखी, या आपको लगा कि नहीं ये तो न्यू नॉर्मल है, बस शायद इसलिए थोड़ा अफसोस या ताज्जुब हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, क्योंकि जो पार्टी है और जिस जहां से लोग आते हैं, जिनसे सीखते हैं सब कुछ, वो वहां तो यही सब सिखाया जाता है। और अब जब मुसलमानों को अगर पॉलिटिकल तौर पर हाशिए पर लाकर अगर खड़ा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है ये पूरी सियासत ही जो है वो वोट की है। और ऐसे में जब उन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है तो उन्हें ये सब करने में तो शायद और उनको लगता है कि मेडल्स और बैचेस मिलेंगे, जैसा हम देखते आए हैं इन 10 सालों में। पहला पॉइंट, अगर सब लोग सुन सकते हो, बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को सुनने की। पहला पॉइंट, मैं ये वीडियो देख के 1% भी हैरान नहीं हुआ, बल्कि मैंने पहले भी ये कहा है
कि अब इस बात के लिए तैयार रहिए, संसद हो या संसद के बाहर, स्तर इससे और भी गिर सकता है। दूसरी हकीकत जो मैं विश्व में घूमता हूं और दुनिया में लोगों को बताता हूं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं कि हमारी जनसंख्या की वजह से 38% वोट में आपको 300 सीट की सरकार मिलती है। ठीक है, ये हमारी जनसंख्या की वजह से। तो उनका जो कोर वोटर है, जिसको बताया गया है कि आप मुसलमान से नफरत करो, तो ये उसी को एड्रेस करते हैं अलग अलग तरीकों से। इनके सारे नेताओं की भाषाएं पास्ट में ऐसी ही रही है। योगी आदित्यनाथ, आप वीडियो सुन लीजिए मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो ये सब कुछ नहीं। तीसरा एक गेम प्लान ये भी होता है, क्योंकि आप कुर्सी पर आ गए और आप पद पर आ गए और आप सरकार में आ गए, कि भाई सरकार वाले ना बोले, ठीक है, बाकी लोग तो बोलते रहे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पर सिर्फ एक चुनाव लड़ा है अपने, मतलब लोकसभा के इसमें बात कर रहा हूं, और वो था जब 2004 में अटल जी ने इंडिया शाइनिंग एक कैंपेन को लेकर चुनाव लड़ा था, बुरी तरह से हार गए। ठीक है, तो ये पार्टी के लोग, पार्टी के डीएनए वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो कोई बुद्धूच आपको कुछ नहीं होगा। अरे इनको एक नहीं, चुनाव का समय आ रहा है, पता नहीं कितने बिजूड़ी चाहिए, और यही बोलने के लिए उनको मीडिया से लेकर पार्टी तक कितने विधुड़ चाहिए। तो अभी तो नीड ऑफ द आवर हैज स्टार्टेड, और इस तरह की भाषा बोलना, टारगेट करना, मैं जितना भी सुन पाया, शिवाजी को सुन रहा था बीच में, तो ये पैटर्न मेरे हिसाब से इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। क्योंकि अगर डिक्रीज होना हो तो आप तुरंत इस व्यक्ति पर कार्रवाई करके, बीजेपी खुद ये देश को साबित कर सकती है कि हम इस तरह की भाषा अपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी के भी खिलाफ, और खासतौर पे तो माइनॉरिटीज के खिलाफ, लेकिन किसी के खिलाफ हम इस तरह की भाषा नहीं टॉलरेट करेंगे। तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन जिसे कहा जाता है ना, कि जो कार्रवाई होती है और दिखती है, वैसा मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, अगर होता है तो एक संदेश जाएगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी हो या कोई और पॉलिटिकल दल हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने कोर वोट को पहले एड्रेस करे, और उसी में बाकी वोट जुड़ता है इसको चुनाव जीतने के लिए। सिंपल लॉजिक ये है। तो इस तरह के लोग, इस तरह की भाषा, इस तरह के बयान, इस तरह की आक्रामकता, ये सब उसी की तरफ डायरेक्टेड होती है कि वो भाई हमारा इंटैक्ट है, अब उसके आगे चलो हम देखते हैं, ढूंढते हैं कि अपना 38-40% कैसे पूरा हो, फिर से बहुमत की हमारी सरकार आए। इसीलिए मैंने इस घटना को पार्लियामेंट में हुई है उससे जोड़ रहा हूं। हालांकि मैं बहुत सम्मान करता हूं पार्लियामेंट का, सालों साल पार्लियामेंट मैंने कवर की है ना। ये पार्लियामेंट के बाहर होगी तो उस तरीके से देखूंगा, क्योंकि जबानी जंग में या इस मसले को उकसाने में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता और मुझे नजर आ रहा है, बजाय इसके कि वो कम होगा। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 10 साल में अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने वाकई में कुछ किया होता तो उन्हें एंड मोमेंट पे ये स्पेशल सेशन नहीं बुलाना होता, आनंद फानंद में उन्हें महिला आरक्षण बिल नहीं लाना होता, जो एक पोस्ट डेटेड चेक जो है, जो उन्होंने महिलाओं को थमा दिया है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सामने नजर आ रहा है कि आखिर उनको इलेक्शन में किस तरह से उनकी हालत जो है खराब है। और जिस तरह से अभी अभिज्ञान कह रहे थे, या और हमारे जो पैनलिस्ट है वो लगातार वो ये कह रहे थे कि आने वाले वक्त में आपको इस तरह की और स्पीचेस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। अभिज्ञान जी, क्योंकि आपसे मैंने सवाल नहीं लिए, इसलिए आखिरी सवाल एक और मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ये लगातार जो इस तरह की हमने हेट स्पीचेस हमने लगातार देखी हैं, फिर हमने देखा कि कैसे एक टीचर एक मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उस बच्चे को घंटों तक पिटवाती है, या फिर हमने उस जवान को देखा जिसके ऊपर रक्षा का जिसके ऊपर जिम्मा होता है, उसने कैसे आइडेंटिफाई करके मुसलमान लोगों को ट्रेन के अंदर उसने मारा।
और इसके अलावा आप ये देखिए कि चाहे नू की अभी हम घटना देखें या मणिपुर की हम ये घटना देखें, कहीं पर भी सरकार की कोई एक तरह से कोई जवाबदेही नहीं है, बल्कि इस पर एक क्रिमिनल साइलेंस है। तो इस पर भी हम क्या उम्मीद करें वाकई में कि क्योंकि उनके सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर बोल दिया है, पार्लियामेंट के बाहर तो ये आम है, तो इस पर कोई कार्रवाई होगी। जब लोकसभा स्पीकर खुद ये कहें कि अगर उन्होंने दोहराया तो उनको वार्न कर दिया गया है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और वहीं राहुल गांधी के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है, वो एक झूठे फ्लाइंग किस को लेकर किस तरह का हंगामा होता है। आप ये देखिए संजय सिंह से लेकर राघव चड्ढा से लेकर सबको किस तरह से सस्पेंड किया जाता है, अधीर रंजन चौधरी तक को। और यहाँ पर आप ये देखिए कि सब कुछ आंखों के सामने होता है, लोकतंत्र के उस मंदिर में सब आसपास खामोश रहते हैं। हाँ, जिस मैंने कहा कोई कार्रवाई नहीं होगी ना, क्योंकि उन्होंने सांसद महोदय ने जो कहा है एक तरह से उन्होंने ही इज ऑलरेडी सर्व द पर्पस। तो ऐसा नहीं कि कोई डिजाइन के तहत ये हुआ है, लेकिन ही सर्व द पर्पस। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके, और बाकी जो घटनाएं आप बता रही हो तो आंख में आंसू लाती हैं, आपको बहुत अफसोस होता है, आप खुद क्वेश्चन करते हो कि किस तरह की शक्ल अब ये मुल्क अख्तियार करता जा रहा है। लेकिन इसके लिए सिस्टम अकाउंटेबल है, सिस्टम जिसकी भी सरकार होगी वो जवाबदेह है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है, मैं बार बार दोहरा के कह रहा हूं कि देखिए पर्पस सर्व है, इसलिए इसके रुकने की कोई मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं। ये वो युग रहा नहीं है कि कोई अटल बिहारी वाजपेयी अटल जी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा मेरी पार्टी की तरफ से। ये वक्त बदल चुका है, सियासत बदल चुकी है, नेता बदल चुके हैं। तो उसको आपने एक सवाल पूछा था, मैं जवाब नहीं दे पाया। जब आपने कहा ना हिम्मत कहां से आती है, तो एटमॉस्फेरिक्स जो है अर्थात माहौल जो है वही तो हिम्मत देता है, वही तो हिम्मत देता है ना इस तरह की भाषा बोलने के लिए। आप देश की राजधानी के सांसद हैं, ठीक है, तो आप ऐसे इलाके के सांसद भी नहीं है जैसा कि इतना बड़ा हमारा ग्रामीण देश है, तो आप यहां रहकर वहीं से तो हिम्मत आती है आपको कि आप इस तरह की भाषा को बोलकर, आपको पता है कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो जाएगी जिससे आपका राजनीतिक करियर संकट में आ जाएगा, या जिससे तो विद्रोही बहुत सारी पार्टियां बदल के आए हैं, ये कौन से बड़े बीजेपी के लॉयलिस्ट हैं, तो उनको पता है कि कुछ नहीं होगा। उस तरह से आप टारगेट करते रहिए और वो बोलेंगे, वो आगे निकल जाएंगे। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो विद्रोही साहब को सोशल मीडिया पे या जहां पे भी उनको पूरी बैकिंग देंगे और जिस तरह का माहौल वो पैदा करना चाहते थे वो पैदा करेंगे। तो इसीलिए चुनाव को देखते हुए मुझे ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वही मेरी बहुत बड़ी चिंता है, कम होते हुए नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये तो चुनावी साल है और इस चुनावी साल में फसल काटने के लिए नफरत की जो बीज जो बोए गए हैं और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिसकी फसल काट रही है, एक बार उसमें अपने ही सबसे निचले स्तर जो है उससे भी निचले स्तर पर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में लगता है कि शायद उससे भी कोई निचला स्तर देखने के लिए आगे भारत की इस सियासत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ 10 सेकंड के अंदर। जी 10 सेकंड में एक बात बताना चाहता हूँ। इतने सालों साल की रूरल रिपोर्टिंग, गांव देहात की रिपोर्टिंग, और जो छोटी सभाएं होती हैं और जहां से शुरुआत होती है और लोगों तक ये सब पहुंचाया जाता है, जिसको हम कवर भी नहीं कर पाते, स्वाभाविक है सब चीज नहीं कवर हो सकती, तो वहां पर तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस तरह की भाषा बोली जाती है। जो छोटे गांव कस्बों में सभाएं होती हैं और छुटभइये नेता जो रुमाल से लेपे गए माइक पर जब बोलते हैं तो वो क्या जहर उगलते हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने तो सुना है कई बार और यकीन नहीं होता किस तरह की भाषा, और ये बड़े वाले नेताओं के चमचे होते हैं। वो जब इंतजार होता है ना नेता के आने का, तो नेता के आने से पहले 40 चमचे बोलते हैं। तो ये वही से माहौल शुरू होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्तर और गिर सकता है, जो चिंता की बात है।
जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपना कीमती वक़्त देने के लिए और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से तमाम हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि क्योंकि ये चुनावी साल है और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नफ़रत के जो उसने बीज बोए हैं, उसकी फसल लहलहा रही है और उसको लगातार वो काटती रही है और जिस तरह से राहुल गांधी कहते रहे हैं कि केरोसिन जो है वो छिड़क दिया है पूरे देश में और चिंगारी जो है जहां-जहां लग रही है वहां